हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, वो ये जान रहे होंगे कि इस समय हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सीरीज कर रहे हैं और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सीरीज के कई वीडियोस मैं बना चुका हूं। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर हस्बैंड और ससुराल वाले इतने ज्यादा वॉयलेंट हैं और बहुत ज्यादा क्रूअल्टी कारित कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं और ये सब करने के बाद पत्नी को मार पीट कर घर से भगा देते हैं या निकाल देते हैं, तो पत्नी के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो किन कानूनी रेमेडीज को अवेल करके अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। इसमें दो रास्ते मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किए थे। पहला रास्ता था जिन केसेस में पत्नी को थोड़ी सी आस ये बची होती है कि नहीं मेरा घर बच सकता है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अब हस्बैंड ने इतना ज्यादा अति कर दी है, वो उसके घर वालों ने इतना ज्यादा अति कर दी है या इतनी ज्यादा घटनाएं होने लगी हैं, इतनी प्रताड़ना होने लगी है कि अब वापस शादी को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। जब वाइफ को ये लगने लगे कि अब मेरी शादी खत्म है, तो उसको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, कौन सी लीगल रेमेडीज, कौन से काम करने चाहिए जिससे कि वो अपने हक की लड़ाई अंततः लड़ पाए और जीत पाए। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये डिसाइड कर लिया आपने। अब आपको अगर मारा है आपके हस्बैंड ने, ससुराल वालों ने, किसी भी कारण से, चाहे ईगो क्लैश हो, चाहे दहेज के लिए हो, या आपसे कोई गलती हो गई हो घर में जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपको हाथ उठाया, मारा, पीटा, किसी भी तरीके की क्रूअल्टी करी, तो उस केस में आप सबसे पहले 112 नंबर मिलाएं। आप पुलिस को बुलाएं। पुलिस को बुलाने के बाद आप, अगर आपको चोट लगी है तो आप तुरंत पुलिस को ये बात कहें कि भाई देखिए मुझे चोट लगी है, चलकर मेरा सबसे पहले मेडिकल कराइए। मेडिकल जब हो जाता है तो आपका केस बहुत पुख्ता हो जाता है। बहुत बार ये कहते सुना गया है कि हमको तो मार भी पड़ी, हम प्रताड़ित भी हुए, हमारे तरफ क्रूअल्टी भी हुई और हमको घर से भगा भी दिया, परंतु हमने केस किया और कुछ भी नहीं हुआ। उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्रोच को ठीक करना जरूरी है और अप्रोच ये जरूरी है कि आपको अगर चोट लगी है तो उसे ऐसे ही ना जाने दें, उसका मेडिकल जरूर कराएं। मेडिकल से आपके जो भी आप एफआईआर कराने जा रही हो, कंप्लेन लिखाने जा रहे हो, उसको बल मिलता है। सबसे पहले जब हमने मेडिकल करा लिया है, एफआईआर करा दी है, तो कोशिश करें कि एफआईआर में सारे कंटेंट्स आए, जितनी भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं वो डेट वाइज जरूर मेंशन हो एफआईआर में, क्योंकि वही आगे चलकर आपके एविडेंसेस बनेंगे। और अगर आपके पास, हालांकि चार दीवारी में कोई गवाह तो होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपके पास कोई गवाह है, जैसे कि घर में काम करने वाली कोई मेहरी हो या काम करने वाली कोई महिला हो या कपड़े धोने के लिए आपने कोई मेड रखी हो, आपने बर्तन झाड़ू के लिए कोई मेड रखी हो, अगर वो आपसे कन्विंस हो जाएं कि नहीं हम गवाही कोर्ट में देंगे, तो उनका इस्तेमाल जरूर करें। वो आपकी जो भी आपने एफआईआर में बातें लिखाई हैं उनकी गवाही देने से उनको बहुत मजबूती, बहुत बल मिल जाएगा। और चूंकि चोट लगी थी, आप मेडिकल भी करा चुकी हैं, तो ध्यान जरूर दीजिएगा कि डॉक्टर साहब आपको जहां जहां भी चोट लगी है वो सारी चोटें मेडिकल में जरूर मेंशन करें, जिससे कि मेडिकल अगर स्ट्रॉन्ग और अच्छा होगा तो उससे ये एस्टैब्लिश कर पाना बहुत आसान हो जाएगा कि आपके साथ घटना घटित हुई थी मारपीट की, आपको चोट लगी थी, जिससे कि सजा कराने में पति को बहुत आसानी हो जाएगी। आपको सजा कराना मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो उस कंडीशन के लिए है जिस कंडीशन में अब वापस जाना संभव नहीं रह गया है। मतलब शादी ऑलरेडी टूट चुकी है और अब कोई भी ऐसे सिचुएशन नहीं होगी कि शादी को बचाया जा सके। एफआईआर के कंटेंट्स में आपको ध्यान रखना है, आप सारे डेट्स एंड इवेंट्स मेंशन करें, जिन जिन लोगों का जो जो रोल रहा है, आपके ससुराल वालों का, हस्बैंड का, उस रोल को जरूर मेंशन कराएं, बाय नेम, बाय इंसिडेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि ससुराल आपको हर रोज सुबह उठकर इस बात का ताना देती थी कि आपके घर वालों ने किसी भी तरीके का मिक्सर ग्राइंडर नहीं भेजा,
कई बार ऐसा हो सकता है कि देखा गया है कि सासें इस तरह का ताना देती हैं, तो आपको इस बात को लिखाना है एफआईआर में, जिससे कि आगे चल के दहेज के लिए ताने मारने की बात की पुष्टि हो सके। यहाँ ये भी ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड के घर वाले दहेज के लोभी होते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब होते हैं, हम उन्हीं केसेस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि दहेज की प्रताड़ना के शिकार होते हैं। तो यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूं कि वो केसेस जिनमें हस्बैंड के घर वाले दहेज के लोभी होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार इस कंडीशन में ये देखा गया है कि भाई हस्बैंड के घर वालों ने कुछ डिमांड रखी और वो कहते हैं कि भाई आप पैसा दे देना हमको और हम खरीद लेंगे। कभी बार गाड़ी की बात होती है, 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर की, कई बार कोई ज्वेलरी के लिए होता है, तो वो यही कहते हैं कि आप हमको पैसे दे देना और हम खरीद के बनवा लेंगे। तो उस केस में अगर आपने पैसे दिए हैं और पैसे देने का प्रूफ है, लेट्स से आपने अकाउंट में जमा किए थे या आपने यूपीआई से ट्रांसफर किए थे या आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया था, किसी भी रूप में अगर आपने दिया था, कैश ही अगर दिया था या किसी के सामने दिया था, तो उस तरह के एविडेंसेस एफआईआर में जरूर लिखा दें, जिससे कि आपकी एफआईआर को बल मिले और दहेज प्रथा को बहुत क्लियरली स्टैब्लिश किया जा सके। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार जब आप डेट्स एंड इंसिडेंट्स लिखते हैं तो बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं कि गलत चीजें लिखा दो, गंभीर बनाने के लिए, दुष्ट बनाने के लिए, गलत दिखाने के लिए, अपराध एस्टैब्लिश करने के लिए गलत गलत झूठ लिखा दो। वहां पर देखिए, मैं इस बात को हमेशा एडवोकेट करता रहा हूं, इस बात का सपोर्ट करता रहा हूं कि झूठ तो झूठ ही होता है और वो गलत होता है। अगर आप झूठ का सहारा लेंगे, हो सकता है आपको त्वरित कुछ रिलीफ मिल जाए, बट आगे लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं आपको एस्टैब्लिश करने में, उस झूठ को सच बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। और अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि झूठ अगर एफआईआर में लिखाया है तो उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं और उसका खामियाजा फिर आगे चलकर वाइफ को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि जो सत्य है, जो रोल उन्होंने निभाया है, क्योंकि कई बार पुलिस ये समझा देती है कि नहीं इसमें तो कोई प्रताड़ना बन नहीं रही है, वो खाली ताने ही तो मारते हैं आपको। ताना एक तरह का मेंटल हरासमेंट है और मेंटल क्रूअल्टी भी नहीं की जा सकती है। इसलिए गंभीर बनाने के लिए झूठ ना लिखाएं, क्योंकि सच के पैर होते हैं, सच अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है और सच को एस्टैब्लिश कर पाना आसान होता है सबूतों द्वारा। झूठ को एस्टैब्लिश करने में शुरुआत में तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन जब सच में ट्रायल चलता है तो ट्रायल में एस्टैब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने झूठ लिखाया होता है तो। इसलिए एफआईआर को सत्य तथ्यों पर ही लिखाएं। और ये बात जरूर ध्यान रखें, आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए, चूंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो पुलिस इसमें देरी नहीं करती है। पुलिस तुरंत हस्बैंड पक्ष को, जो ससुराल पक्ष है, उनको तुरंत इन्फॉर्म करती है कि आपकी पत्नी ने इस तरह के कंप्लेन लिखाई है, एफआईआर लिखाई है और आप थाने आइए। तो जब थाने हस्बैंड आता है, उसके बाद वो तुरंत उस एफआईआर से बचने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। बहुत बार सबसे पहला रास्ता यही अपनाया जाता है कि भाई एफआईआर में अरेस्ट होने से बचें कैसे, चलिए हाई कोर्ट से स्टे कराना है। तो जब हाई कोर्ट से स्टे कराना है तो लड़की पक्ष को, वाइफ को ये ध्यान रखना है कि उनको यहां भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप एफआईआर दर्ज कराएं, उस एफआईआर की कॉपी लें और अपने जिले में जो भी बेंच हाई कोर्ट की लगती है, जैसे यहाँ लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच लगती है, उसका जुरिसडिक्शन आता है, तो वहां तुरंत एक एप्लीकेशन होती है जिसे कैविएट एप्लीकेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे कैविएट पिटिशन भी बोलते हैं, कुछ लोग कैविएट बोलते हैं, उसको जरूर हाई कोर्ट में दाखिल कर दें। कैविएट को मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई मुकदमा लिखाया है और आपको ये अंदेशा है कि खिलाफ पार्टी हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करके उस मुकदमे पर स्टे ले सकती है, तो आप हाई कोर्ट के समक्ष जाकर ये एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस तरीके का मुकदमा हमने लिखाया है और हमें पता है कि वो आकर हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए, स्टे के लिए एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल करेंगे।
तो जब भी वो इस तरह का कोई मुकदमा फाइल करें, प्रपोज्ड पिटिशनर उनको बोला जाता है, जब भी वो इस तरह का कोई मुकदमा फाइल करें तो उनको सुनवाई किए जाने से पहले हमको उनके मुकदमे की कॉपी दिलाई जाए और हमको सुनकर ही कोई फैसला सुनाया जाए। यहां सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हस्बैंड अगर हाई कोर्ट जाता है तो वो झूठ पर निर्धारित करके ऑर्डर लेने में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड की जान तो फंस गई होती है, एफआईआर लिख गई होती है, वो अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाता है, तो साम दाम दंड भेद का वो फॉर्मूला अपनाता है और वो कुछ भी, चाहे सच बोलना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे जिस भी तरीके से उसे रिलीफ चाहिए होती है। इसलिए जब आप कैविएट फाइल कर देते हैं तो कम से कम जब सुनवाई होती है तो आप कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, आपके काउंसिल प्रेजेंट होते हैं और आप सच से हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट को अवगत कराते हैं, जिससे कि झूठ पर उनको ऑर्डर नहीं मिल पाए। इसमें यह बिल्कुल गारंटी नहीं है कि ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, लेकिन 5 आउट ऑफ 10 केसेस में, मतलब 50% का रेशियो ये रहता है कि अगर कैविएट आपने फाइल कर दिया है तो चांसेस 50% ही रह जाते हैं सफल होने के। अब आपको वीडियो एंड करने से पहले ये बताता चलूं कि धाराएं तो कई सारी लगाई जा सकती हैं एफआईआर में, लेकिन जो मोस्ट कॉमन धारा है जिसे नॉर्मली प्रचलन में ले आया गया है उसे कहा जाता है 498A की धारा लगेगी। तो 498A की धारा क्रूअल्टी के लिए लगती है, जब वाइफ के ऊपर क्रूअल्टी की जाती है ससुराल में। उसके बाद अगर दहेज एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं, दहेज भी दिया गया था या दहेज के लिए ही प्रताड़ना दिया जा रहा था, तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट भी इन्वोक होता है। अब इसमें यह भी मैं बता दूं, 498A आईपीसी के साथ अगर चोट लगी है, आपको मारपीट का एलिगेशन है, गाली गलौज का एलिगेशन है, जान से मारने की धमकी का एलिगेशन है, तो वो सारे सेक्शंस इन्वोक हो जाते हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। जैसे जान से मारने की धमकी में 504, 506 हो जाता है, गाली देने में, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने में ये सेक्शंस इन्वोक हो जाते हैं, मारने पीटने में 323 इन्वोक हो जाता है, अगर मारते समय फ्रैक्चर हो गया है तो 325 इन्वोक हो जाता है। तो आईपीसी के सेक्शंस इन्वोक होते हैं। इसमें जो भी आपके एलिगेशंस होंगे उन्हीं हिसाब से एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो जितने गंभीर एलिगेशंस उतनी गंभीर धाराएं और उतनी ही उनमें सजा। तो आज हमने एक मुकदमा डिस्कस किया जो कि एफआईआर था। एफआईआर जब आप लिखाते हो तो आप किस तरीके से प्रोसीड आपको करना है ये आपको ध्यान रखना है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और सेक्शंस डिस्कस करूंगा, जैसे अगर मेंटेनेंस का केस करना है या घरेलू हिंसा का केस करना है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत होता है, जिसे सामान्य भाषा में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहा जाता है। वो सीधे कोर्ट में फाइल किया जाता है, उसके लिए किसी पुलिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सारे सेक्शंस में आगे जो मुकदमे आप केस कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, पत्नी पक्ष कर सकती है, उसके लिए मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर वो सब इसी में डिस्कस करने लगेंगे, तो वो इसी वीडियो के अगले पार्ट्स होंगे, जो कि इस वीडियो के बाद ही मैं लिखना शुरू कर दूंगा, कंटेंट बनाकर मैं आपके लिए पब्लिश करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने बताई हो आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को खुद पढ़ता हूं और कमेंट्स के सारे जवाब देता हूं। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह जाए जो समझ में नहीं आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे के बीच में मैं कॉल्स पिक करता हूँ, कोशिश करता हूँ सारी कॉल खुद उठाऊँ, लेकिन अगर कॉल फ्लो ज़्यादा होता है तो मैं सारी कॉल्स एक साथ नहीं उठा पाता हूँ, तो मेरे असिस्टेंट कॉल उठाते हैं, वो अपॉइंटमेंट डायरी में नोट कर लेते हैं और आपको एक टाइम बता देते हैं कि इस समय आपको कॉल करना है, सर से बात हो जाएगी। आप उस समय कॉल करें, मुझसे बात कर लें, बता दें ज़रूर मुझे कि आपको YouTube के थ्रू मेरा नंबर मिला है, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कॉन्फ़िगर करना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम बहुत मन लगाकर वीडियोस बना रहे हैं। इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें और वो बेनिफिटेड हो सकें। So I'll promise to meet you again in the next video. Till then, I'll take your leave. Yours legally, Advocate Gaurav Shukla.